तो हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बच्चों जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो आज डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ व्हाट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें आप देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस। तो केमिकल properties of nitrogen containing compound. Chemical properties of nitrogen containing compounds. देखो, इसमें सबसे पहला रिएक्शन हमें देखना है, दैट इज कॉल्ड अल्काइलेशन। अल्काइलेशन तो देखो बच्चे, इस अल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आप अल्कालाइड लेंगे और इसका ट्रीटमेंट करोगे प्राइमरी अमीन से, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, आपको मिलेगा आर आर और यहाँ पे NH। इनके पास क्या है, लोन पेयर, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, HCl। तो ये बना आपका 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन। फिर देखिए इसका रिएक्शन करा दो RCl से, ये मिलेगा आपको 3 डिग्री अमीन। अगेन टर्शियरी अमीन आपका न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, बिकॉज इनके पास लोन पेयर है। तो फर्दर अगर आप इस टर्शियरी अमीन का रिएक्शन कराते हो अल्कालाइड से, तो आपको क्या मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। देखिए, तो ये कहलाएगा क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। तो पहले आपने क्या किया, ट्रीटमेंट किया प्राइमरी अमीन का विथ हेलोल्केन। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको मिला बच्चे 2 डिग्री अमीन, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप को आपने यहाँ पे अटैच किया है, देख लीजिए। तो दैट्स वाई इस रिएक्शन को आपने अल्काइलेशन कहा। फिर सेकंड स्टेप में एक बार और रिएक्शन किया तो एक और अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ, फिर फर्दर आपने रिएक्शन किया तो ओवरऑल आपको क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। इस रिएक्शन को आप अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हो। तो देखिए, जैसे आपके पास है साइक्लोहेक्सेनामीन, तो अगर आप साइक्लोहेक्सेनामीन का ट्रीटमेंट करते हो RCl से एक्सेस में लेकर, तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट देख लीजिए बच्चे, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड 1R, सेकेंड, थर्ड, और इस पे क्या है प्लस, और ये बैलेंस होगा Cl- से। इसे आप कहते हो क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड, और यही रिएक्शन आपका अल्काइलेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सम टाइम पूछेगा कि ये NH2 का अगर अल्काइलेशन करते हैं तो कितने अल्काइल ग्रुप चाहिए कंप्लीट अल्काइलेशन के लिए। तो आप देखिए, पहले तो आपने 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया, 2 अल्काइल ग्रुप आया, फिर फर्दर न्यूक्लियोफाइल बना, उसका आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, तो फाइनल रिजल्ट मिला आपको क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये अल्काइलेशन अगर आप जैसे मान लो CH3 CH2Cl है या NH2 है,
इसका अगर आप ट्रीटमेंट करते हो मिथाइल आयोडाइड से एक्सेस में लेकर, तो ये मिलेगा X। अब अगर आप इसका ट्रीटमेंट कर दो सिल्वर हाइड्रोक्साइड से तो Y मिलेगा, और इसे हीट कर दो आप तो Z एंड टर्शियरी अमीन मिलेगा। तो क्या आप बता सकते हो कि X, Y एंड Z क्या बनेगा? तो देखो बच्चों, X के लिए कहा गया X होगा आपका क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड 1 2 3, और इस पे क्या है प्लस, ये बैलेंस होगा आयोडीन से, तो ये कहलाएगा क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। फिर जब आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो जो आयोडीन है दैट विल रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो N पे 1 2 3 और इस पे क्या आ गया प्लस, ये बैलेंस हो गया OH माइनस से, तो ये कहलाएगा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर जब आप इसे हीट करोगे बच्चों तो देखिए ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे आप, रिजल्ट मिलेगा माइनस चार्ज। अब वो माइनस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो आपको जो रिजल्ट मिला बच्चों दैट इज इथीन, और साथ में आपको टर्शियरी अमीन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप कहते हो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन, हेम रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने देखा। फर्स्ट केस में अल्काइलेशन किया, रिजल्ट मिला क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड। फिर इसका आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना। हीट करने पे यहाँ पे इवन CB रिएक्शन होता है बच्चों, इसको आप कहते हैं इवन CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। रिजल्ट आपको मिलेगा इथीन प्लस टर्शियरी अमीन। तो इस रिएक्शन को आप कहते हो अल्काइलेशन रिएक्शन। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। सेकेंड रिएक्शन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है एसाइलेशन रिएक्शन। ये वो केमिकल रिएक्शन होता है बच्चे जिसमें आप एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करोगे अमीन्स पे, अमोनिया पे या प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अमीन पे। देखिए ये आपके पास है प्राइमरी अमीन दैट इज 1 डिग्री अमीन। इसका आपको रिएक्शन कराना होता है एसिड क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन एक सॉल्वेंट है, बेस है बच्चों, नहीं तो आप जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड ONH, और इस पे क्या आ जाएगा R, यहाँ से आपको मिलेगा HCl एज ए बाई प्रोडक्ट। तो देखिए इस ग्रुप को, ये जो आप ग्रुप देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। तो आप इसे एसाइलेशन कहते हो। अच्छा, एसाइलेशन के लिए एक और रिएजेंट हमारे पास है बच्चों, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR इन पायरिडीन सॉल्वेंट। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज RC डबल बॉन्ड ONHR, और बाई प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एन अल्काइल अल्केनामाइड जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको दैट इज कॉल्ड एन अल्काइल अल्केनामाइड, और ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। एन अल्काइल अल्केनामाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एसाइलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो क्या क्या, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड। एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड से आप एसाइलेशन कर सकते हो बच्चों।
देखिए इसका सिग्निफिकेंट रिएक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे आप एनालिन को देखो, इस एनालिन को आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग मानते हो, ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है बच्चों। इट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। जब आप इनका एसाइलेशन करते हो, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे क्या है H, इनके पास क्या है लोन पेयर। तो ये एन फिनाइल अल्केनामाइड है बच्चों। दिस इज व्हाट एन फिनाइल अल्केनामाइड, एन फिनाइल अल्केनामाइड। अब आप देखिए, नो डाउट ये भी प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है अभी भी, बट इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर है वो घटेगी, क्योंकि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है बच्चों। अगर आप इस लोन पेयर को आप देखें तो ये इस तरह भी जा रहा है और इस तरह भी जा रहा है, तो ड्यू टू दिस क्रॉस कॉन्जुगेशन एक्टिवेशन पावर डिक्रीज होगा नाउ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग था, अब यहाँ पे एक्टिवेशन पावर इनका क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो स्लाइटली एक्टिवेटिंग माना जाएगा। इसको आप बोलोगे स्लाइटली एक्टिवेटिंग। ये पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है बच्चों। मीन्स जब आप इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो ट्राई ब्रोमिनेशन होगा इन तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन जब आप इसका ब्रोमिनेशन कराओगे तो सिर्फ मोनो ब्रोमिनेशन होगा, पैरा पोजीशन पे भी आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एनिलीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नहीं, जबकि एसाइलेशन के बाद इनका एक्टिवेटिंग पावर घट जाएगा। तो इसको हम यूज़ करेंगे आगे बच्चों, देखना आप, ठीक है। तो ये था आपका एसाइलेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड है रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके पास है प्राइमरी अमीन RNH2। आप इनका रिएक्शन कराइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, इसको आप RNGX कहते हो। ये ड्राई ईथर में रिएक्शन प्रोसीड करता है बच्चों। तो रिएक्शन ऑफ primary amine with Grignard reagent, as we know, Grignard reagent after dissociation produces R minus MgX positive। R minus को आप बहुत ही strong, इसको आप कहते हो strong base। Now this strong base will abstract proton from amine and result gives formation of alkane plus, आप देखिए MgX साथ में होगा, यहाँ पे कौन आएगा NH पे R। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना, इसे आप क्या कहते हो, आप इसे कहते हो अल्केन। तो आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ प्राइमरी अमीन प्रोड्यूसेस अल्केन। तो अगर आपने प्राइमरी अमीन का ट्रीटमेंट ग्रिग्नार्ड से कराया तो आपको अल्केन मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, बिकॉज ग्रिग्नार्ड एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस करता है और इस स्ट्रॉन्ग बेस के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है, एनर्जी होती है, तो प्राइमरी अमीन से H+ का एब्स्ट्रैक्शन कर सकता हो। तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये RH बनेगा, इस पे जो माइनस चार्ज डेवलप होगा दैट, और Mg पे जो प्लस चार्ज है वो मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये था प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन। अब देखिए, अगर आपके पास सेकेंडरी अमीन हो और इसका भी ग्रिग्नार्ड से ट्रीटमेंट किया जाए RMGX से,
इन ड्राई ईथर, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? तो अगेन इसे आप ब्रेक करोगे तो आर पे क्या आएगा माइनस, एम जी एक्स पे क्या आएगा प्लस, तो ये एच प्लस ट्रैप कर लेगा, आपको क्या देगा आर एच। ये क्या है? अगेन अल्केन है बच्चों। और फिर आप देखेंगे क्या मिलेगा आपको, एम जी एक्स, इस एन पे क्या आ जाएगा, दो अल्काइल ग्रुप। तो सेकेंडरी अमीन से भी रिएक्शन करने के बाद ग्रिग्नार्ड का आपको अल्केन मिलेगा बच्चों। प्राइमरी अमीन से भी क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अमीन के पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है और आपका ग्रिग्नार्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। प्राइमरी के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन था, ठीक है। व्हाट अबाउट टर्शरी? अब देखिए ये जो अमीन आपके पास है टर्शरी अमीन है, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो ग्रिग्नार्ड से RMgX से इन ड्राई ईथर, तो देखो बच्चों आपको लिखना होगा नो रिएक्शन, हियर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? तो देखो जब ग्रिग्नार्ड को आप ब्रेक करते हो तो R माइनस आएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, MgX पे प्लस आएगा। आप जानते हो ये स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि NH बॉन्ड को डिसोशिएट कर पाए, ठीक है। हाँ, अगर नार्डन के पास प्रोटॉन होता तो R माइनस उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेता, खींच लेता, छीन लेता और अल्केन बनाता, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और ये इस कैपेबल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है बच्चों कि जाके इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दे, नाइट्रोजन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर पाए। तो दैट्स वाई आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो टर्शियरी अमीन ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन नहीं करता, प्राइमरी करेगा, सेकेंडरी करेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए फोर्थ रिएक्शन देखते हैं बच्चों, दैट इज रिएक्शन विथ फॉस्जीन। रिएक्शन विथ फॉस्जीन, अगर आप फॉस्जीन से रिएक्शन कराओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? टू मोल प्राइमरी अमीन लीजिए, C डबल बॉन्ड OCl, रिएक्शन कराइए। तो आप देखिए बच्चों आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज व्हाट, C डबल बॉन्ड O, N पे क्या आ गया R, ये क्या है H, ये लोन पे लिया हमने, फिर इस N पे क्या आ जाएगा R और ये H, इसे कहते हैं हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। दिस इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। तो व्हाई इट इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया? तो बिकॉज ये पोर्शन आपका देखिए अगर ध्यान से तो यूरिया ही तो है, NH2 C डबल बॉन्ड NH2, इसी को आपने मॉडिफाई किया है बच्चों। तो चूंकि दो अल्काइल ग्रुप आपने लगाया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। तो दैट मीन्स के रिएक्शन ऑफ फॉस्जीन विथ प्राइमरी अमीन प्रोड्यूसेस डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस रिएक्शन को बच्चों। यही रिएक्शन अगर आप सेकेंडरी अमीन से करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो बच्चे ये आपके पास है R NH और ये भी क्या है R, 2 मोल लीजिए, रिएक्शन किससे कराइए, Cl C डबल बॉन्ड O Cl से, क्या मिलेगा देखो, C डबल बॉन्ड O, इस N पे 2 अल्काइल ग्रुप, इस N पे भी 2 अल्काइल ग्रुप, इसे आप कहते हो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। दिस इज कॉल्ड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। दैट मीन्स के रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन विथ फॉस्जीन। फॉस्जीन एक बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, आप जानते हो बच्चे, नहीं? तो अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलेगा टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया।
ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट अबाउट 3 डिग्री? तो अगर आप 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन कराते हैं फॉस्जीन से, तो फिर यहाँ पे बच्चों आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि आपको यहाँ लिखना होगा नो रिएक्शन। देखिए ये आपके पास है 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन अगर आप फॉस्जीन से कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कार्बाइलअमीन टेस्ट। कार्बाइल अमीन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट है बच्चों, यूज करेंगे फॉर प्राइमरी अमीन ओनली, फॉर प्राइमरी अमीन ओनली। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एलिफेटिक भी हो सकता है बच्चों एंड एरोमेटिक भी हो सकता है। इस टेस्ट में आपको रिएजेंट क्या यूज करना चाहिए? तो रिएजेंट यूज्ड, ये क्या होगा बच्चे? क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3 इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में आप NaOH या KOH ले सकते हो। तो रिएजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। देखिए होगा क्या बच्चे, आप प्राइमरी अमीन लोगे, आइदर इट शुड बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। whenever you will treat this with chloroform in basic medium, our result will be formation of what? देखिए ये आइसोसाइनाइड कहलाता है ना, आइसोसाइनाइड विच इज अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड, बैड स्मेलिंग कंपाउंड। फॉल स्मेल होता है, गंदी स्मेल होती है इसकी। इसी फॉल स्मेल से आप डिटेक्ट करते हो कि ये आपका 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विथ क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में आप कुछ भी ले सकते हो, NaOH और KOH। तो आपको मिलेगा बच्चों आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड इज अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड, इसका स्मेल फॉल स्मेल होता है। ठीक है, इसी से आप डिटेक्ट कर पाते हो कि आपके पास प्राइमरी अमीन है। तो ये एलिफेटिक के लिए भी यूज कर सकते हो आप, NH2। ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। तो रिएक्शन ऑफ दिस primary amine with chloroform in KOH produces what? Phenyl isocyanide. Phenyl isocyanide कहलाएगा बच्चों, और ये एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड है, इसमें गंदी स्मेल प्रोड्यूस होगी। तो कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसे कहते हैं हम लोग क्या? कार्बाइलअमीन टेस्ट। अब देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देखो बच्चों ये OH ग्रुप है आपके पास, ये NH2 ग्रुप है, आप इसका रिएक्शन करा दीजिए क्लोरोफॉर्म से इन KOH और NOH, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट?
तो लेट्स सी बच्चों, here NH2 will convert it into NC and OH के सिस पोजीशन पे, OH के एडिशन पोजीशन पे, जिसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड होगा। तो आप देखो इस रिएजन को बहुत ध्यान से पहचानिए। इस रिएक्शन में इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हो बच्चों। वाई? बिकॉज इस रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इंट्रोड्यूस्ड है। आप इसको इसमें चेंज करेंगे तो कार्बालामीन टेस्ट कहलाएगा, और यहाँ पे जो अल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड रेमर-टामन रिएक्शन। तो रेमर-टामन रिएक्शन और कार्बालामीन टेस्ट दोनों एक साथ इस रिएक्शन में आप कह सकते हो पॉलीफंक्शनल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा। ये नहीं तो सेम रिएजेंट आप यूज करते हैं रेमर-टामन रिएक्शन में, सेम रिएजेंट यूज करते हैं आप कार्बालामीन टेस्ट में। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, समटाइम पूछेगा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस्ड इन रेमर-टामन रिएक्शन या कार्बालामीन टेस्ट, तो आप कहेंगे क्या? डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन प्रोड्यूसेस isocyanide and an aldehydic function group introduced at ortho position with respect to OH group. This OH must be of phenolic group, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था बच्चों। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन था आपके लिए, ठीक है। इसे आप कार्बालामीन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। Hinsberg test. So with the help of this chemical test we can distinguish between primary, secondary and tertiary amines. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। तो लेट्स सी क्या होता है बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, ये आपके पास कौन सा अमीन है? प्राइमरी अमीन है, दैट इज 1 डिग्री अमीन। इसका एक रिएजेंट होता है दैट इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। इससे रिएक्शन कराना होगा आपको, और ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O Cl। इसे आप कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें टोसाइल क्लोराइड भी ले सकते हो आप, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं इसको। तो यहाँ देखिए बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट मीन HCl बाहर होगा, आपको मिलेगा RNH सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जुड़ेगा कौन? फिनाइल ग्रुप। तो ये कहलाएगा आपका एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब अगर आप इस नाइट्रोजन को देखें तो इस नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन क्या एसिडिक है, और ये आपको पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये आपका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था। दोनों को जब मिक्स किया हमने तो आफ्टर रिएक्शन प्रोड्यूसेस एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। अब सेकंड स्टेप में आपको इसमें NaOH लेना होगा। तो जैसे ही NaOH में आप डिसॉल्व करोगे तो ये फिर से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट स्टेप में प्रेसिपिटेट आपने बनाया है वो NaOH को डालते ही घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्यों डिसॉल्व होगा, उसके पीछे क्या रीज़न है आप देख सकते हो बच्चों। हेयर आपको मिलेगा क्या, देखिए, चूँकि आपने अल्कली बेस से रिएक्शन कराया है, बेस आपके पास क्या है Na प्लस एंड OH माइनस, ये OH माइनस इसके हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा और सॉल्ट प्रोड्यूस कर देगा। देखिए इसके माइनस को Na प्लस बैलेंस कर रहा है। ये जो सॉल्ट है ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या है? सॉल्युबल है, घुल जाएगा नहीं, और फिर से आपको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसमें HCl डाल दो, फिर से आपको PPT मिल जाएगा। कहोगे क्यों? क्योंकि HCl डालने पे फिर जो N पे H प्लस का अटैक हो जाएगा
और ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा, पीपीटी वापस मिलेगा। नहीं तो ओवरऑल ये कि अगर आपके पास 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन है और इसको आप हिंसबर्ग टेस्ट से डिटेक्ट करना चाहते हो तो पहले आप इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या अगर आप यहाँ पे मिथा लगा देते हो तो उसको हम टोसाइल क्लोराइड कहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपको मिलेगा एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो कि आपको पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, जो आपको पीपीटी मिलेगा उसका क्या करना है, उसको NaOH में घुला दीजिए। तो जैसे ही NaOH में आप रिजॉल्व करेंगे आपको मिलेगा Na+ एंड OH-। देखिए OH- को आप बेस कहते हो, अगर इनको एसिडिक हाइड्रोजन मिला तो ये प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो इसने प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन किया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया और ये सॉल्ट बना। ये सॉल्ट सॉल्युबल सॉल्ट होता है जो घुल जाएगा, फिर से आपका सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा बच्चों। अब आप इसमें HCl डाल दें, HCl डालते ही फिर से पीपीटी वापस आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये आपका प्राइमरी अमीन है और इस टेस्ट को आप हिंसबर्ग टेस्ट कहोगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेट्स सी इफ यू हैव 2 डिग्री और सेकेंडरी अमीन, now treat this 2 degree or secondary amine with benzene sulfonyl chloride और see the result। here HCl remove करो, आपको रिजल्ट मिलेगा RN, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और इस पे क्या आ जाएगा बेंजीन न्यूक्लियस। तो ये क्या लगा N, N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये भी आपको किस फॉर्म में मिलेगा बच्चे, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, आपके कंटेनर में पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगा। अब करना क्या, हमें इसमें NaOH इंप्लीमेंट करेंगे। NaOH डिसोशिएट होगा, Na+ OH- मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि आपके कंपाउंड के पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स कि रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो आपका पीपीटी इस NaOH सोल्यूशन में नहीं घुलेगा। तो अगर आपका प्रेसिपिटेट NaOH सोल्यूशन में नहीं घुला, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपका अमीन 2 डिग्री अमीन रहा होगा, ये 2 डिग्री और सेकेंडरी रहा होगा। तो इससे आपको पता चल गया बच्चे कि प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन। व्हाट अबाउट टर्शियरी अमीन? तो लेट्स सी, वी हैव टर्शियरी अमीन और इसका हमने टोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया और हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराया, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे नो रिएक्शन। भाई साहब रिएक्शन ही नहीं हुआ तो पीपीटी नहीं आया ना, तो नो पीपीटी। तो इसका मतलब 3 कंटेनर में आपके पास 2 कंटेनर ऐसा है जिसमें पीपीटी आएगा और एक ऐसा कंटेनर है जिसमें पीपीटी नहीं आएगा। तो जिस बीकर में पीपीटी नहीं आएगा उसको पहली फुर्सत में आप क्या कर दो, कंफर्म कर दो कि ये आपका 3 डिग्री अमीन है। बाकी 2 बचे, 2 में पीपीटी आया। जब 2 पीपीटी आया तो उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने का मतलब उसमें NaOH डालोगे तो एक का पीपीटी घुल जाएगा। जिसका पीपीटी घुल गया वो प्राइमरी है, जिसका नहीं घुला वो सेकेंडरी है। गेटिंग और नॉट? अरे समझे कि नहीं समझे बच्चे? नहीं, तो जिसका पीपीटी डिसॉल्व हो गया आप उसको प्राइमरी बोल देना, जिसका पीपीटी नहीं घुलेगा आप उसे सेकेंडरी बोल देना। इसी को आप क्या बोलते हो, हिंसबर्ग टेस्ट, दैट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो केमिकल टेस्ट हमें डिस्कस करना है बच्चों, या नेक्स्ट जो आपके पास देखना है केमिकल रिएक्शन वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप एनिलीन के अबाउट जानते हो
एनालिन एक एक्टिवेटिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग केमिकल स्पीसीज है, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट होता है। और चूंकि नाडुन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम है, तो अगर आप फिनॉल से ही कंपेयर कर लो, तो फिनॉल के कंपेयर में जो एनालिन है आपका, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है। दिस इज व्हाट एनिलीन। तो अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कराते हो Br2, अगर आप वाटर ना भी लोगे, CCl4 भी लोगे, तो भी ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चे, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज दिस, क्या, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये इन द फॉर्म ऑफ कर्डी वाइट पीपीटी के फॉर्म में अपीयर होगा। दैट मीन्स कि ये केमिकल टेस्ट भी हो गया आपके लिए। नहीं, एनिलीन है कि नहीं है, आप ब्रोमीन वाटर डालो, अगर आपको मिल गया क्या कर्डी वाइट पीपीटी, तो आप कह देना एनिलीन है, नहीं मिला तो बोला कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राई सब्स्टिट्यूशन। हियर ट्राई सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस बच्चों। Due to this tri-substitution, result will be formation of 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये आपको एक कर्डी वाइट पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा रिएक्शन है बच्चों, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो देखते हैं बच्चों नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में क्या होता है। ये बताइए, जब आप नाइट्रेशन करते हो तो रिएजेंट क्या यूज करते हो? तो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का आपको मिक्सचर लेना होता है। You have to take concentrated nitric acid and sulfuric acid, दोनों का मिक्सचर, इसे आप नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हो, नाइट्रेटिंग रिएजेंट। एज वी नो, आफ्टर reaction it will produce NO2 positive as electrophile, which is called what? Nitronium ion, nitronium ion। अब इसका रिएक्शन कराओगे एनिलीन से, तो आपको जो रिजल्ट मिलना है बच्चों दैट इज दिस NH2। इसके पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप प्लस इनके ऑर्थो ग्रुप में नाइट्रो ग्रुप प्लस इनके मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। तो जब आप इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाते हो तो पैरा नाइट्रो एनिलीन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रो एनिलीन बच्चों। अब सवाल ये है कि हमें पैरा पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 51% करीब ये मिलेगा आपको, और इट विल प्रोड्यूस 2% ओनली। 47% आपका मेटा प्रोडक्ट है, इस पे आपको ऑब्जेक्शन है कि जब ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है, प्लस एम, तो जो प्लस एम शो करेगा आप उसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हो। तो हमें इस पैरा प्रोडक्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना ही हमें ऑर्थो पे ऑब्जेक्शन है। ये मेटा कैसे बना वो भी 47%, ऑलमोस्ट 50% इस पे ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है, वाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन प्रोड्यूसेस मेटा नाइट्रो एनिलीन, वो भी अप टू 47%। कैसे ये बताओगे आप कि इसके पीछे क्या रीज़न है बच्चों? तो जरा आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से, मतलब एसिडिक मीडियम में, और इनके पास क्या है, लोन पेयर। तो चूंकि एनिलीन बेसिक भी होता है, नहीं तो देखा ये क्या है बच्चों कि आउट ऑफ 100 47 मॉलिक्यूल में पहले क्या होगा, H+ आके इस पर अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद बना देगा क्या,
एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस एनिलीनियम आयन, चूंकि इसके पास NH3 पॉजिटिव है और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है बच्चों, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। अब चूंकि पहले H+ ने इस पे अटैक करके क्या बना दिया इसको, एनिलीनियम आयन, अब NO2 का जो अटैक होगा वो मेटा पोजीशन पे होगा। तो आपको मेंशन करना होगा, आपको बताना होगा कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ व्हाट, एनिलीन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। द नाइट्रेशन एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए। फिर देखिए थर्ड रिएक्शन आपके पास सल्फोनेशन भी है बच्चों। तो अगर आप सल्फोनेशन करते हो एनिलीन का तो क्या रिजल्ट मिलेगा, लेट्स सी। दिस इज व्हाट एनिलीन एरोमेटिक। इसका ट्रीटमेंट आप करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। तो देखो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड है, और आपने एनिलीन को बेस भी कहा है। तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो ये बन गया आपका NH3 पे प्लस और HSO4 माइनस। तो इसे कहेंगे आप एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और यहां पर रिएक्शन कैसा हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ बच्चे, H+ का अटैक इस पर हुआ और एनिलीनियम आयन बन गया। अब अगर आप इनको हीट कर देते हो तब आपको सल्फोनामाइड मिलेगा, दैट इज ये NH2 और इसमें आएगा सल्फोनिक एसिड। तो आप इसे पैरा अमीनो, अरे समझे कि नहीं, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहेंगे, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब आप देखो बच्चों ध्यान से, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है, तो होगा क्या कि इसका H+ इसको मिल जाएगा, तो ये क्या बना NH3 पे प्लस और ये क्या बना SO3 पे माइनस। तो आप देखिए एक ही केमिकल स्पीशीज पे प्लस भी है और एक ही केमिकल स्पीशीज पे माइनस भी है। तो ऐसे केमिकल स्पीशीज को आप स्पेशल नाम देते हो और आप इसे कहते हो ज्यूटर आयन। क्या कहते हो, ज्यूटर आयन, और इसी को आप कहते हो डाइपोलर आयन। तो दिस इज कॉल्ड ज्यूटर आयन और डाइपोलर आयन। नहीं तो सेम केमिकल स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और उसी पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो आप उसे ज्यूटर आयन या फिर डाइपोलर आयन कहते हो। ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब आप सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन करेंगे। तो सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन प्रोड्यूसेस ज्यूटर आयन, या फिर आप इसे कह सकते हो कि डाइपोलर आयन है। इसका लास्ट रिएक्शन जरा आप देखें, दैट इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन बच्चों, तो लेट्स सी के आपके पास एनिलीन है, NH2, आप इसका ट्रीटमेंट करने वाले हो RCl से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, AlCl3,
दूसरा आपके पास है RC डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो फर्स्ट आपका फ्रीडरिक ऑफ अल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन है। क्या आप सोच सकते हो कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा बच्चों? अगर हमने एसाइलेशन कर दिया इस एनिलीन का, अल्काइलाइड के प्रेजेंस में इन AlCl3 और एसाइलेशन किया, ये आपका एसाइलेशन है, और ये आपका है अल्काइलेशन। तो आपको बताना होगा बच्चे कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखो बच्चों, इन दोनों ही केसेस में आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा, दैट इज नो रिएक्शन। ये ऑल्सो नो रिएक्शन। तो आप इन दोनों ही रिएक्शंस को नहीं करा सकते विथ एनिलीन। कहोगे क्यों? व्हाई रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल? तो देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना होगा। होता क्या है कि जब आपने रिएक्शन कराया तो लुईस एसिड भी लिया AlCl3, तो ये लुईस एसिड इनके साथ मिलकर बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। ये आपके पास लुईस एसिड इन बोथ द केसेस, ये नार्डन के लोन पेयर के साथ जाकर क्या बना लेगा बच्चे? एक कॉम्प्लेक्स। एज ए रिजल्ट नार्डन एटम ऑफ दिस एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को आप EWG कहते हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। बीइंग स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया? बहुत घट गया। तो आप इसे क्या कहते हो कि ये डीएक्टिवेट हो गया। जब डीएक्टिवेट हो गया तो जो R प्लस है वो नॉट बी एबल टू अटैक ऑन बेंजीन न्यूक्लियस, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना कम कर दिया है कि R प्लस के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं रही कि अब ये बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कर पाए, ना ही एसाइलेशन कर सकते। भाई एसाइलेशन के केस में ये तो और वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इसका प्लस इसके लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, नहीं तो ये तो और वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो दैट्स वाई आगे आप रिएक्शन नहीं करा पाओगे। इसलिए कहा गया कि फ्रीडरिक ऑफ अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन एनिलीन नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो AlCl3 है इन दोनों ही केसेस में वो इनके लोन पेयर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा बच्चों। एज ए रिजल्ट इसके नार्डन पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, और आप जानते हो नार्डन पे प्लस चार्ज का मतलब इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बच्चों। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकी विड्रॉइंग पावर बढ़ जाएगी। जब विड्रॉइंग पावर बढ़ेगी तो बेंजीन न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो फिर जब आप इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराओगे, नहीं आया समझ में, इस पे जब आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराएंगे R प्लस से या फिर एसाइलोनियम आयन से, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि एनिलीन फ्रीडरिक ऑफ अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। गेटिंग और नॉट? तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, जैसे हैलोजिनेशन कराया हमने ब्रोमिनेशन, तो ट्राई ब्रोमिनेशन हो गया। जब हमने नाइट्रेशन किया तो ऑर्थो पे भी मिला, पैरा पे भी मिला, मेटा पे भी मिला। मेटा पे आपको 47% मिला। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। फिर जब आपने सल्फोनेशन किया बच्चों तो आपको ज्यूइटर आयन मिला। सल्फोनेशन में क्या मिला आपको? ज्यूइटर आयन, डाइपोलर आयन। ठीक है, और फ्रीडरिक ऑफ अल्काइलेशन एसाइलेशन तो हो ही नहीं पाया। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पूछा जाए, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन, conversion of aniline to para bromo aniline, what you will do? Conversion of aniline to para bromo aniline produces what? कैसे आप इस कन्वर्जन को कैरिड आउट करोगे कि अगर आपको एनिलीन दिया जाए और कहा जाए कि आप इसे पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करिए, तो
इज इट पॉसिबल कि आप कर पाओगे? तो देखो बच्चों, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हो तो ये ट्राई ब्रोमिनेशन शो करता है नहीं, और ट्राई ब्रोमिनेशन जब शो करेगा तो तीनों पे लगेगा ना। इवन आप इनर्ट सॉल्वेंट भी लोगे CCl4 या CH2 तो भी ट्राई सब्ल्यूशन होगा, क्योंकि एनिलीन एक बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है भाई। तो सबसे पहले इसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम करना होगा हमें। तो आपने एसाइलेशन कर लिया बच्चे इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन सॉल्वेंट। अब जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज दिस, ये देखिए। नो डाउट अभी भी ये ऑर्थो प्रोडक्टिंग है, क्योंकि प्लस एम तो अभी भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन आप देख पा रहे हैं बच्चे, ये इधर भी कॉन्जुगेशन करेगा और इधर भी करेगा। एज ए रिजल्ट ये डीएक्टिवेट हो गया, स्लाइटली एक्टिवेट रहा। अब नहीं, अब इसमें अगर ब्रोमीन लेते हैं वाटर के साथ तो मोनोब्रोमिनेशन होगा बच्चे। मतलब आप सिर्फ पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये देखिए पैरा ब्रोमो, और फिर इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या आप नहीं जानते कि ये इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है बच्चों। बीइंग इम्प्योर इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको मिलेगा, जब यहाँ से एक्चुअली आपको मिल क्या रहा है H+ एंड OH-, तो जो OH- है वो इस कार्बन पे जाएगा, H+ यहाँ पे आएगा। तो आप देखिए जो NH है वो H+ गेन करने के बाद NH2 में कन्वर्ट हो गया, तो आप क्या कह देंगे, पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो इन दिस वे दिस कन्वर्जन कैन बी कैरिड आउट। नहीं तो पहले आप एसाइलेशन करेंगे, फिर ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन, देन हाइड्रोलिसिस, तो 3 स्टेप में ये कन्वर्जन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चे, तो कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो आई होप ये जो रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला रिएक्शन हमने देखा था बच्चों अल्काइलेशन, फिर दूसरा हमने देखा एसाइलेशन रिएक्शन, फिर आपने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराया तो देखा ग्रिग्नार्ड प्राइमरी अमीन से रिएक्शन कर रहा है, सेकेंड से कर रहा है, टर्शरी से नहीं कर रहा है। फिर आपने फॉजीन से रिएक्शन कराया तो प्राइमरी अमीन फॉजीन से रिएक्शन करके आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया प्रोड्यूस कर रहा था। सेकेंडरी से करेंगे तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, टर्शरी से फिर रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ व्हाट, एनिलीन। नहीं तो एनिलीन को चूँकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग मानते हो, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कम है। नहीं, फिनॉल को भी आपने एक्टिवेटिंग कहा था, लेकिन उतना ज़्यादा एक्टिवेटिंग नहीं जितना कि एनिलीन। तो जब आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा। जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे भी नाइट्रेशन होगा, मेटा पोजीशन पे भी होगा और पैरा पोजीशन पे भी होगा। मैक्सिमम आपको पैरा पे मिलेगा, उसके बाद 47% करीब मेटा पे मिला। तो फिर आपसे सवाल यहाँ पूछा जाएगा कि वाई, तो आप कहेंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। चूँकि एनिलीनियम आयन एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है बच्चों, विड्रॉइंग ग्रुप होता है, नहीं तो इसलिए आपको मेटा पोजीशन पे भी 47% मिलेगा। सल्फोनेशन करने पे आपने देखा कि डाइपोलर आयन बना और फिर का अल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं हो पाया था। तो ये था केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन-ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 1। नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आप इनके रिएक्शंस को बच्चों लिख के प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक आप लाइन टू लाइन अगर पढ़ते हैं और फिर उसको आप क्या करते हो, फ्रेम करते हो, क्वेश्चन फ्रेम करते हो उससे, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे। इवन स्कूल में भी आपको बहुत काम आएगा। तो आप सेल्फ स्टडी भी करिए, और सेल्फ स्टडी करके एक रिसर्च करिए। रिसर्च करने का मतलब ठहर ठहर के पढ़ो, समझ के पढ़ो, स्पेशली एनसीईआरटी को, और अपना नोट्स बनाइए। जो वीडियो आपने देखा है वो भी, जो एनसीईआरटी से पढ़ेंगे वो भी, उनका एक हैबिट टाइप का नोट्स बनाओ, और उस नोट्स को फिर शॉर्ट नोट में कन्वर्ट करिए और बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। नहीं, इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा और आपके ब्रेन में वो स्टोर हो जाएगा। आप जब भी उसको रिवाइज करेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगा, और फिर जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आप उसको इन्जॉय कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का भी। बाय।